नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक जाने माने यूट्यूबर की। ये जो यूट्यूबर हैं, ये हाल में ही मतलब थोड़ा सा भूतकाल में थोड़ा सा पीछे जाकर के अगर हम लोग देखें तो उस समय तक एक जाने माने इनामी पक्षकार हुआ करते थे, टीवी वगैरह पर आया करते थे। अब ये टीवी पर नहीं आते हैं, इन्हें नौकरी से मतलब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। किसी और ने इन्हें नौकरी पर रखा भी नहीं, जिस बात का ये अफसोस करते भी रहते हैं। हम उसके साथ हमदर्दी जता सकते हैं। अब ऐसी बातों पर हमदर्दी जताने के अलावा और कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता ही है प्राइवेट कंपनी की जो नौकरी होती है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। परफॉर्मेंस अगर आप दिखा रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, तब तक आपकी नौकरी रहती है। और जैसे ही आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी भी नीचे आती है, परफॉर्मेंस के नीचे आते ही आपकी नौकरी भी आपके हाथ से फिसल जाती है। तो नौकरी जाने के बाद ये यूट्यूबर महोदय जो थे हाल में ही नाले में नजर आए थे। नाले में नजर आए थे मतलब ये मत समझिए कि किसी ने उन्हें धक्का दे दिया था, मारपीट कर नाले में गिरा दिया था, या शराब वराब के नशे में वो नाले में गिर पड़े थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। असल में पेरिस में एक बड़ा सा नाला है, नाला भी नहीं कहिए, सीवर है, जो बरसों पहले इस्तेमाल होता था। आजकल वो एक टूरिस्ट स्पॉट है। उस टूरिस्ट स्पॉट में जो नाला जो बना हुआ है, वो सीवर जो बना हुआ है, उसमें से आजकल कचरा नहीं बहता। उस नाले में ये नजर आए थे। अब उनके नाले में नजर आने के बाद हम लोग बहुत दावे से ये नहीं कह सकते कि उस नाले में आजकल कचरा नहीं बहता। कुछ लोग कहेंगे कि भाई इनके जाने से वो जो कचरा बहना बंद हुआ था वो तो फिर से शुरू हो गया ना। लेकिन हम लोग चलिए ऐसी बातें नहीं करते। हम लोग बात करते हैं वो अभी अभी हाल में अपने वीडियोज में जो बातें कर रहे थे उसके बारे में। तो उसके बारे में अगर बात की जाए तो हाल तक मतलब अक्सर वो जो हमेशा से बोलते रहे हैं उसकी बात की जाए तो अक्सर वो पूंजीपतियों की, अडानी अंबानी की सरकार, अभी की मौजूदा सरकार को बताते रहे हैं। हमेशा से वो सूट बूट की सरकार है जी, अडानी अंबानी की सरकार है जी, अडानी ने ये खरीद लिया, अंबानी ने वो खरीद लिया, ये बड़े होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। मतलब एक पक्ष जहां पैसे कमाता जा रहा है, दूसरा पक्ष वहां और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। ऐसी बातें वो लगातार करते रहे हैं। और अचानक से अपने इस वीडियो में वो कहने लगे कि सरकार के मंत्री पूंजीपतियों को डांट रहे हैं, उद्योगपतियों को डांट रहे हैं। तो भैया पहले तो आपको ये कंफ्यूजन क्लियर कर लेना चाहिए, सरकार पूंजीपतियों की है, उद्योगपतियों की है, या सरकार उद्योगपतियों को डांटती रहती है, उद्योगपतियों की विरोधी है, उन पर हुक्म चलाती रहती है। दोनों में से एक ही बात सच होगी ना। एक ही साथ आप पूंजीपति की सरकार भी बने रहे और उसी समय पूंजीपतियों को डांटते भी रहे। दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती। तो एक बार पहले उन्हें अपना कंफ्यूजन जो है, अपनी जो समस्या है, उसे सुलझा लेना चाहिए, थोड़ा पढ़कर देख लेना चाहिए। अपने वीडियो में उनकी किताबें जो उनके सामने रखी रहती हैं, कि वो अपने पुराने वीडियोस में स्वीकार चुके हैं कि सभी किताबें वो पढ़ नहीं पाते, समय कम मिलता होगा। इतना समय किसी के पास नहीं होता कि दुनिया में सभी छपी हुई किताबें पढ़ ही ले और पढ़कर सीख ही ले या समझ ले। फिर भी जो किताबें उनके पास हैं या जो किताबें वो दिखा रहे होते हैं, कम से कम उनको पढ़ लेने की कोशिश करनी चाहिए। खासतौर पर अगर आप गौर करें कि किस किस्म की किताबें वहां रखी हुई दिखती हैं, तो आपको नजर आएगा कि जो किताबें हैं वो भारत चीन संबंधों के ऊपर है, ऊपर की सारी किताबें, और नीचे जब वो दो देशों के संबंधों की बात कर रहे हैं, उसी वक्त जो दो देशों के संबंधों में खटास और ऐसी चीजों की बातें हो रही हैं, उसी वक्त, बिल्कुल उसी वक्त नीचे एक और किताब रखी हुई नजर आती है, और वो किताब है पंजाब पर। तो जो समस्या अभी तक नहीं है, वो समस्या बनाई जा रही है या बनाई जाने वाली है, इसकी तरफ शायद वो इशारा कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा उस इशारे का नतीजा हमें नजर भी आने लगा है। हाल की पंजाब की घटनाओं पर जिन लोगों की नजर पड़ी होगी, उन्हें दिख गया होगा कि ऐसी बातें शुरू हो गई है। यहां ये भी गौर करने लायक है कि अभी जो भूतपूर्व पक्षकार और मौजूदा यूट्यूबर महोदय बोल रहे हैं, उससे ठीक पहले कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री वही बातें कर चुकी है। पहले सुन लेते हैं सुप्रिया श्रीनेत्र ने कहा क्या था। एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आज आपके सामने आए हैं और इस मंच से उस मुद्दे को एड्रेस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल इस देश के विदेश मंत्री ने, डॉक्टर एस जयशंकर ने कुछ ऐसी बातें कही। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ तो आप बयानबाजी करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप लगातार करते रहते हैं। वो कई बार फूहड़ होती है, वो कई बार इम्मच्योर होती है, उससे भी दिक्कत नहीं है।
लेकिन जो आपने कल चीन को लेकर एजेंसी को दिए अपने वक्तव्य में बोला, वो वाकई में चिंताजनक है। और वो चिंताजनक इसलिए है क्योंकि आपने एक तरह से भले राहुल गांधी का अपमान करने की कोशिश की हो, आपने अपमान तो भारतीय सेना, उनके शौर्य और उनके पराक्रम का किया और इस देश की भूभागीय अखंडता पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। उनका कहना था, और मैं यहां पर कोट करती हूं, दे मीनिंग चाइना इज द बिगर इकोनॉमी, वी आर द स्मॉलर इकोनॉमी, वी कांट गो एंड पिक अ फाइट विद देम। 20 जवानों की शहादत हुई है 2020 में गलवान वैली में, और हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं क्योंकि हम छोटी अर्थव्यवस्था है तो हम बड़ी अर्थव्यवस्था को अटैक नहीं कर सकते, चीन आपके घर में घुसकर बैठा है। और ये कौन बोल रहा है? एक हमारे यहां लोकोक्ति होती है, उसका बड़ा पॉपुलर सेइंग है वो, सूप तो सूप बोले छलनी जिसमें 72 छेद। क्योंकि इसी इंटरव्यू में उन्होंने और डींग हाँकते हुए बोला कि मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग चीन में भारतीय का राजदूत रहा हूं, लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन एम्बेसडर इन चाइना। ये डींग भी उन्होंने हाकी। तो ये कह देना कि हम छोटी इकोनॉमी है, हम बड़ी इकोनॉमी को जाके अटैक थोड़ी कर देंगे। आप क्या कर रहे हैं भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम, उनके हौसले के साथ? आपको क्या कहना है उन सैनिकों का जो बर्फ में, आंधी में, गर्मी में, बरसात में खड़े होकर हमारी भूभागीय अखंडता का, हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा करते हैं, कि हम छोटी इकोनॉमी है? उस तरह से तो महा पावर्स के सामने विश्व के छोटे देशों को लड़ना ही नहीं चाहिए। हर सैनिक जो वहां पर खड़ा है उसका हौसला तोड़ने का काम विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। और मैं ये जरूर बोलना चाहती हूं, क्योंकि ये सबसे विवादित बयान चीन पर आज तक किसी मंत्री ने दिया है। तो जैसा कि आपने इस बयान में सुना, करीब करीब यही सारी बातें जो अपने यूट्यूबर महोदय होते हैं वो दोहरा रहे होते हैं। अपने 20 मिनट लंबे पूरे भाषण में उन्होंने वही दोहराया है जो सुप्रिया श्रीनेत्र ने कहा है, या फिर जो जयशंकर जी के बयान में हम लोग सुन चुके हैं। एक ANI को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने जो बातें की थी, उसमें से कुछ बातें जो अंग्रेजी में थी उसका उन्होंने अनुवाद करके बार बार बताया है, और अनुवाद करके जो बताया है उसमें हम लोगों को एक बड़ी ही मजेदार सी चीज नजर आ जाती है। जयशंकर जी के बयान में यह नजर आता है कि वो बातें कर रहे हैं कि भारत के उद्योगपतियों को, भारत में जो लोग फैक्ट्रियां चला रहे हैं, जो श्रम और उद्यम के जरिए कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनको भारत से ही खरीदारी करनी चाहिए, विदेशों से, दूसरी बाहर की कंपनियों से खरीदारी थोड़ी कम कर देनी चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, गांधी जी के जमाने से ये बातें चल रही हैं, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। एक काफी प्रसिद्ध सी घटना जिसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, वो कई बार टीवी पर, कई बार फिल्मों में दर्शाई भी जाती है, वो आपने देख रखी होगी। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, कोई पुराने कपड़े जलाए गए थे उसमें, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नए ताजा जो कपड़े थे उनकी होली जला दी गई थी। विदेशी कपड़ों को त्यागने की बात करने के साथ साथ जो भी विदेशी चीजें थी, जो भी विदेशी वस्तुएं थी, टोपी से लेकर कोट, कपड़े वगैरह तक, स्पेशली उस समय मिल पर ज्यादा जोर दिया गया था, क्योंकि कपड़े ही ज्यादातर विदेशी मिलों से बनकर आ रहे थे और भारतीय बुनकर जो थे उनका नुकसान हो रहा था। अभी के दौर की अगर हम लोग बात करें तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सोशल मीडिया पर आपको कई पोस्ट दिखे होंगे पिछले कुछ वर्षों में, जिसमें स्वदेशी अपनाओ का नारा लगाया जाता है। स्वदेशी अपनाओ का जो ये लोग नारा लगा रहे होते थे, उसी वक्त कई लोग उनके विरोध में थे। जैसे कि हमारे यूट्यूबर महोदय हैं विरोध में, हमेशा विरोध में ही होते हैं, पता नहीं किस बात का विरोध कर रहे होते हैं। तो जैसे ये विरोध कर रहे होते हैं वैसे ही वो लोग भी विरोध कर रहे होते थे स्वदेशी अपनाओ वालों का मजाक उड़ाने के लिए। ये गोएबल्स की तकनीक होती है। गोएबल्स की तकनीक जो होती है वो कहती है कि अपने विरोधी के तर्क को तर्क मानो ही मत, उस तर्क का मजाक उड़ाना शुरू कर दो। तो जो स्वदेशी अपनाओ की बात कर रहे होते थे उनका भी तर्क नहीं माना जाता था, उनका तर्क सुना नहीं जाता था। स्वदेशी अपनाओ का नारा लगाने वालों का मजाक उड़ाते हुए कहा जाता था कि ये स्वदेशी अपनाओ का नारा जो लगाया गया है, ये जो पोस्ट लिखी गई है, ये जो कमेंट किया गया है, ये जो यूट्यूब वीडियो बनाया गया है, वो यूट्यूब वीडियो या पोस्ट जो लिखी गई है वो भी किसी चीनी मोबाइल से बनाई गई है, किसी चीनी लैपटॉप पर लिखी गई है। लैपटॉप और बाकी ऐसी चीजें चीन से बनकर आती थी, ऐसा हम सबको पता है।
पिछले कुछ सालों में ये स्थिति बदल गई। मतलब 10 साल पहले हम लोगों ने देखना शुरू किया था कि स्वदेशी अपनाओ की बातें शुरू हुई। स्वदेशी अपनाओ की बातें शुरू होने के साथ ही ये बात भी चीनी लैपटॉप पर, चीनी मोबाइल पर लिखी गई है, ये कहना शुरू हुआ। और अब 10 साल बाद हम लोग ये स्थिति देखते हैं कि मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में भारत आत्मनिर्भर करीब करीब होने लगा है। अब जो मोबाइल फोन होते हैं वो भारत में ही बनते हैं। कई बड़ी कंपनियां जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स विदेशों में थे, वो सब धीरे धीरे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अपने उद्यम, अपने उद्योग भारत में ले आए हैं और ये सारी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में होती है। करीब करीब 90% से लेकर के 100% तक पार्ट पुर्जे जो होते हैं वो भारत में बनते हैं। भारत में ही वो मोबाइल असेंबल होता है और हम लोग उसकी खरीद करते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस तरह के स्वदेशी अपनाओ वाले नारों की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है कि भारत में ही, सिर्फ भारत में ही ये नारा लगाया जाता है। कई साल पहले का मिखाइल गोर्बाचोव के साथ जुड़ा हुआ एक किस्सा अक्सर इंटरनेट पर दौड़ता भागता आपको मिल जाएगा। इस किस्से में बताया जाता है कि मिखाइल गोर्बाचोव जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे, शायद वो यूएस में पढ़ाई कर रहे थे, और उस पढ़ाई के दौरान उनके साथ कुछ जापानी छात्र भी पढ़ते थे। इन जापानी छात्रों की बड़ी अनोखी सी आदत थी, और ये आदत ये थी कि एक व्यक्ति जब प्रोफेसर के बताए हुए कक्षा में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स ले रहा होता था, नोट्स लिख रहा होता था, उस वक्त दूसरा छात्र, उसका जोड़ीदार, पेंसिल छील रहा होता था। मतलब एक युवक पेंसिल छील रहा है और दूसरा नोट्स ले रहा है। फिर ये चीज बदल जाती थी, ये क्रम बदल जाता था, और जो नोट्स लिख रहा होता था वो पेंसिल छीलना शुरू कर देता था, और जो थोड़ी देर तक बैठा हुआ पेंसिल छील रहा था वो नोट्स लिखने लगता था। जब गोर्बाचोव और उनके दूसरे साथियों ने देखा कि इस तरह की घटना हो रही है तो उन्होंने उन बच्चों से पूछा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये एक साथी हमेशा पेंसिल छील रहा होता है और दूसरा सिर्फ लिख रहा होता है, ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? तब पता चला कि जो जापानी पेंसिल थी उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि उसकी लिड टूटे ना। यानी तेजी से लिखने पे, नोट्स बनाने की कोशिश करने पर पेंसिल की लिड जो होती है, बीच का जो काला वाला हिस्सा होता है जिससे आप लिखते हैं, वो बार बार टूट जाती थी। तो भाई गोर्बाचोव और दूसरे लोगों ने बताया उन लोगों को कि भाई दूसरी जो पेंसिल होती है, अमेरिकी पेंसिल खरीद लो, कोई और पेंसिल खरीद लो, किसी और देश की खरीद लो, जापानी पेंसिल ही खरीदने पर और उसे ही इस्तेमाल करने पर क्यों तुले हुए हो? तो फिर जापानी बच्चों की आंखों में करीब करीब आंसू आ गए, ऐसा कहानी में बताया जाता है। और उन्होंने कहा कि अगर हम ये जापानी चीज नहीं खरीदेंगे तो फिर कौन खरीदेगा? और जब हम ये चीज खरीदते रहेंगे, कंपनी बनी रहेगी और बार बार वो मैन्युफैक्चरिंग करती रहेगी, उसे पता भी चलेगा कि भाई हमारी पेंसिल में ये कमी है, तो धीरे धीरे करके, शोध करके वो इस समस्या से ऊपर आ जाएंगे, इस समस्या को सुलझा लेंगे, उनकी पेंसिल की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। इसलिए हम जापानी पेंसिल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो स्वदेशी अपनाओ का जो नारा लगाया जाता है वो सिर्फ भारत में चलता है ऐसा नहीं है, जापानी लोग भी इस नारे का इस्तेमाल कर रहे थे। सीधे सीधे नारे की तरह नहीं कर रहे थे, अपने व्यवहार में कर रहे थे। ये इस कहानी से पता चलता है। तो भारत के लिए अगर कोई राजनैतिक व्यक्ति, जो मंत्री भी है, वो ये बात कहता है कि भाई आपको स्वदेशी अपनाना चाहिए, तो इसे डांट पिलाना कहां से कहा जा सकता है? इसे तो अधिक से अधिक वही सलाह कहा जा सकता है जो गांधी जी दिया करते थे। अब गांधी जी से अगर आपका विरोध है, जो कि अक्सर कम्युनिस्टों को होता है, तो फिर और बात है। आप कम्युनिस्ट हैं ऐसा तो आपने कभी स्वीकारा नहीं, मतलब यूट्यूबर महोदय ने कभी कहा नहीं कि वो कम्युनिस्ट है। हालांकि वामपंथियों के साथ उनका उठना बैठना, उनकी करीबी जग जाहिर है। फिर भी तो हम लोग चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कि इस अपने वीडियो में यूट्यूबर महोदय ने और क्या क्या बताया है। इसी वीडियो में आगे यूट्यूबर महोदय बताने लगते हैं कि कैसे चीन को भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था बताकर भारतीय सेना का मनोबल तोड़ दिया गया है। सेना का जो मनोबल होता है वो उसके सामरिक सामर्थ्य पर निर्भर करता है। उसके पास हथियार कितने हैं, गोला बारूद कितने हैं, उसके लोग जो हैं, जो सेना में काम कर रहे हैं, वो ट्रेंड कितने हैं, कितने प्रशिक्षित हैं, इस पर सेना का मनोबल निर्भर करता है, न कि इस बात पर कि सेना कोई चीज बेचने में कितनी समर्थ है। अगर बेचने में समर्थ सेना की बात की जाए तो खरीद बिक्री करने में और कंपनियां चलाने में तो पाकिस्तान की सेना समर्थ है। अगर आप कंपनियों की बात करें तो पाकिस्तानी सरकार जो है वो कई कंपनियां चलाती है, कई चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, यहाँ तक कि पेट्रोल डीजल वगैरह की खरीद बिक्री में भी इन्वॉल्व रहती है। भारतीय सेना ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहती। किसी भी देश की सेना
ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहती। उसका मूल काम जो होता है सीमाओं की सुरक्षा करना, सेना का मनोबल, और सेना का काम जो होता है वो मूलतः यही होता है। तो सेना का मनोबल भी इसी बात पर निर्भर करता है। बेचने खरीदने ये सारा काम जो होता है ये उद्योगपतियों का काम होता है, पूंजीपतियों का काम होता है, व्यापारी वर्ग का काम होता है। और व्यापारी वर्ग का मनोबल इस चीज पर निर्भर करता है, ये आप कह सकते हैं। यहीं पर आगे वो कहने लगते हैं कि अगर कहीं नेहरू जी ने ऐसा कह दिया होता तो क्या होता। तो भैया नेहरू जी ने ऐसा कहा नहीं था, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। नेहरू जी का एक संसद में दिया गया बयान काफी विख्यात है या कुख्यात है या जो भी कह लीजिए आप। उस बयान में उन्होंने कहा था कि वहां तो एक घास का तिनका भी नहीं उपजता। तो इस बात पर महावीर त्यागी उस वक्त कांग्रेस के ही नेता थे, मंत्री भी रहे। महावीर त्यागी ने अपना गंजा सर दिखाते हुए कहा था कि यहां भी कुछ नहीं उगता तो क्या इसे भी चीन को दे दें। तो ये जो सर कटाने वाला और सर मतलब टकले सर पर कुछ नहीं उगता तो उसे भी उठाकर चीन को दे दिया जाना चाहिए, ये काफी विख्यात सा बयान है। काफी बार अखबारों में छपा भी है, पोस्टो सेकुलर अखबारों में भी छपा है, वो भी आप देख सकते हैं। तो भाई जब ऐसी बात सेना के लिए, विशेषकर सेना के लिए जब नेहरू जी ने की थी तो उनको कैसा जवाब सुनना पड़ा था ये आपको पता है। आज की तारीख में सेना के लिए वैसी कोई बात हुई नहीं। व्यापारिक क्षमता में हम लोग कम हैं और उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस दिशा में सरकार से जो प्रयास होता है वो सरकार कर रही है, और सरकार जो कर रही है वो आपको नजर नहीं आता ऐसा भी नहीं है, आपने उसे देखने से इनकार कर रखा है। इसके उदाहरण के तौर पर हम लोग टॉय मैन्युफैक्चरिंग यानी खिलौनों के उत्पादन को देख सकते हैं। खिलौनों का जो भारत से निर्यात था वो करीब करीब 90 मिलियन डॉलर के आसपास था, और ये पिछले 2-3 सालों में बढ़कर 300 मिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है। 90 से सीधे सीधे 300 पर पहुंच जाना, यानी कि अगर हम लोग मोटे तौर पर समझें तो 3 गुना या 3 गुने से ज्यादा हो चुका है भारत का व्यापार, भारत का एक्सपोर्ट सिर्फ खिलौनों के मामले में। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। तो हम लोग इसको एक अलग वीडियो में बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं और इसी वीडियो पर वापस आते हैं सूट बूट की सरकार। तो भैया सूट बूट की अगर सरकार है तो फिर तो वो उद्योगपतियों को डांटेगी नहीं ना, उद्योगपतियों को बहला फुसला कर सहला कर रखेगी। तो हमारे जो यूट्यूबर महोदय कहते हैं कि गोदी मीडिया इसकी बात नहीं करेगा, वो पूरी तरह सच नहीं है। वो पूरी तरह सच इसलिए नहीं है क्योंकि एएनआई का इंटरव्यू था जिसमें जयशंकर जी ने ये सारी बातें की, और उस पर जो सवाल उठने थे या जो बातचीत होनी थी वो सारी बातें हुई भी। लंबे समय तक जयशंकर जी चीन में ही भारत के राजदूत रह चुके हैं, और वो किस तरह से सोचते हैं, क्या सोचते हैं, इस पर उन्होंने एक पूरी किताब लिख रखी है। तो पूरी किताब अगर कोई पढ़कर चाहे और ये सोचना चाहे कि भैया विदेश नीति भारत की कैसी होनी चाहिए या कैसे काम करनी चाहिए, तो वो चीजें आप यहां से पढ़कर जो जयशंकर सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, वो समझकर और उसके बाद इसके बारे में बातें कर सकते हैं। लेकिन अफसोस कि जो पिदी मीडिया होता है, पिदी मीडिया मतलब आपको शायद याद होगा कि राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे होते थे और उस कुत्ते का नाम पिद्दी था, तो पिदी या ऐसा ही कुछ था। तो एक जो गोदी मीडिया होता है उसके पैरेलल में एक पिदी मीडिया भी होता है। तो ये जो पिदी मीडिया होता है, कुल मिलाकर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय मामले या अंतरराष्ट्रीय जो जियोपॉलिटिक्स होता है, जियोपॉलिटिक्स अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में इसके लिए कोई अलग से शब्द ही नहीं आता। आप विदेश नीति या अंतरराष्ट्रीय राजनीति इसे कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति यानी कि एक ऐसा विषय जिस पर हिंदी पट्टी में बात थोड़ी कम होती है। अगर आप यूट्यूबर महोदय का वीडियो देखेंगे तो उसमें जो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, जो इमेजेस दिखा रहे हैं, उस पर भी आपका ध्यान जाएगा, और वहां पर आप ये देख सकते हैं कि वो जो वीडियो में स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा रहे हैं वो स्क्रीनशॉट वगैरह भी हिंदी के हैं ही नहीं, वो अंग्रेजी के हैं। अंग्रेजी मीडिया में, जैसे कि जॉर्ज सोरोस की अगर हम लोग बात करें तो सोरोस पर अंग्रेजी मीडिया में भारत में बात काफी साल पहले शुरू हो चुकी थी। हिंदी मीडिया में अगर आप ढूंढने जाएंगे कि सोरोस पर बात कब शुरू हुई, तो हाल के दौर में जब सोरोस का बयान आ गया और उस पर स्मृति ईरानी ने जवाब दिया, तब जाकर कहीं हिंदी मीडिया में सोरोस की बातचीत खुले तौर पर शुरू हुई। उससे पहले तक हिंदी पट्टी का व्यवहार कुछ वैसा ही होता है जिसे हम लोग मंथरावादी व्यवहार कहते हैं, यानी कि कोई नृप होए हमें क्या हानि। मंथरा का ये डायलॉग था रामचरितमानस में। तो मंथरा हो जाते हैं अचानक से लोग और कहने लगते हैं कि कोई भी नृप हो, कहीं किसी 2 देशों में झगड़ा चल रहा हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम पर क्या असर पड़ता है।
असर पड़ता है, देखना हमें सीखना पड़ेगा और भारत की हिंदी पट्टी को भी बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा आंखें खोलकर, थोड़ा सा समझदारी के साथ अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखें तो ये चीजें समझ में आने लगेंगी। एक खास चीज जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ध्यान रखनी पड़ती है वो हमेशा से ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चाल 1 साल, 2 साल या 6 महीने, 2 महीने की नहीं होती। ये 10-10 साल तक चलने वाली एक शतरंज की बिसात जैसी चीज होती है। आज किए गए फैसलों का नतीजा कभी 10 साल बाद, कभी 15 साल बाद नजर आता है। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखते हुए उम्मीद है हिंदी पट्टी के लोग भी इन चीजों पर ध्यान देना शुरू करेंगे और जियोपॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से हम पर क्या असर पड़ता है उसकी बातचीत शुरू हो पाएगी। धन्यवाद।